नमस्ते विद्यार्थियों। इतिहास के स्रोतों में अब तक हम साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन करेंगे। पुरातत्व विद्या ने भारत के इतिहास को जुटाने में पर्याप्त योगदान दिया है, अतः इसके महत्व को किसी प्रकार कम नहीं किया जा सकता। भारतीय पुरातत्व विभाग की वजह से ही अल्पकाल में इस विद्या ने उन्नति की, वह प्रशंसनीय है। पुरातत्व विद्या का प्रारंभ यूरोपियन लोगों द्वारा हुआ हो, बाद में भारतीय विद्वानों ने भी इस दिशा में कार्य किया। प्राचीन भारतीय वस्तुओं के अध्ययन के कार्यों को सर विलियम जोन्स ने शुरू किया था। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और विभिन्न शिलालेखों को भारी संख्या में एकत्रित किया, किंतु लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। बाद में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि के अनुसंधान के उपरांत इस समस्या का समाधान कर दिया। इस खोज के बाद पढ़ने का कार्य सुगम बन गया और परिणामस्वरूप विद्वानों ने इस दिशा में काफ़ी कार्य किया। फर्ग्यूसन, कनिंघम, डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र, डॉक्टर भाऊ आदि ने इस दिशा में काम किया है। इस दिशा में सर्वाधिक सहयोग जनरल सर कनिंघम का है, जो 1862 ईस्वी पुरातत्व सर्वेक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने व्यक्तिगत अनुसंधान के आधार पर प्राचीन भारत की भूगोल संबंधी जानकारी प्रस्तुत की। साथ ही उन्होंने पर्याप्त मात्रा में भारतीय सिक्कों को एकत्रित किया। गया, भरूच, सांची, सारनाथ, तक्षशिला जैसे स्थानों पर खुदाई का काम भी आरंभ किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की और डॉक्टर मार्शल उसमें पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के रूप में पद पर नियुक्त किए गए। डॉक्टर वॉगल, डॉक्टर स्टाइन, डॉक्टर ब्लोच, डॉक्टर स्पूनर आदि सहायक विद्वानों के रूप में नियुक्त किए गए। डॉक्टर मार्शल के निर्देशन और निरीक्षण के अंतर्गत तक्षशिला की 25 वर्ग मील तक फैली भूमि की खुदाई की गई और जिसके परिणाम स्वरूप अनेक उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त हुई। डॉक्टर स्पूनर ने पाटलिपुत्र के प्राचीन नगर की खुदाई की, किंतु जल निस्सरण के कारण अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। डॉक्टर स्पूनर ने नालंदा विश्वविद्यालय की बुद्ध संबंधी भूमि का उत्खनन करवाया, परिणाम स्वरूप विशेष जानकारी प्राप्त हो सकी। सन 1922-23 सिंध में डॉक्टर R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खनन कार्य प्रारंभ करवाया और ऐसा ही कार्य हड़प्पा में भी किया गया। इन दोनों स्थानों से प्राप्त सामग्री एकत्रित की गई और सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी की सभ्यता पर एक विशाल ग्रंथ की स्थापना की, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑरल स्टाइन ने बलूचिस्तान, कश्मीर और चीनी तुर्किस्तान में इस दिशा में कार्य किया। N.G. मजूमदार तथा डॉक्टर मेके ने भी सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में काफ़ी खोज कार्य किया। आज भी भारत के विभिन्न भागों में पुराविद्या संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। पुरालेख प्राचीन लेखों को जोड़ना और उनके आधार पर इतिहास का पुनर्गठन करना पुरालेख विद्या यानी पैलियोग्राफी कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। शिलालेखों का महत्व इसलिए है कि उनकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं किया जा सकता। इन पर जो अंकित जानकारी होती है उसको बिना हिचकिचाहट के प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि पुस्तकों में ज्ञात तथा अज्ञात लेखकों द्वारा जोड़े गए शिल्पों के कारण संदेह की संभावना बनी रहती है। लेकिन शिलालेखों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें बाद के काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। शिलालेखों के स्वरूप, आकार, प्रकार को देखकर उनके काल का भी अनुमान लगाया जा सकता है। उससे तत्कालीन लेखन शैली का भी पता चलता है, जिससे उनकी कुछ स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि अब शिलालेखों को पढ़ने और समझने की कठिनाइयों को दूर कर लिया गया है, किंतु सिंधु घाटी की लिपि अभी तक भी रहस्य बनी हुई है। शिलालेखों को उनके विषय के आधार पर अनेक भागों में बांटा जा सकता है, जैसे व्यापारिक, मायावी, धार्मिक एवं उपदेशात्मक, प्रशासनिक, प्रशंसात्मक, मन्नत लेख अथवा समर्पणीय, भेंट संबंधी, अभिनंदनीय और साहित्यिक शिलालेख। व्यापारिक शिलालेखों के नमूने सिंधु घाटी की छापों पर देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ छापों का व्यवहार व्यापारिक गांठों, मिट्टी के बर्तनों की मोहरों पर लगाने के रूप में किया गया होगा,
छापों पर, छोटे छोटे शिलालेखों पर केवल उनके स्वामी का ही नाम अंकित है, किंतु बड़ी छापों के शिलालेखों पर पदवियों सहित स्वामी का नाम भी अंकित है। संभवतः इन छापों का प्रयोग समुद्र द्वारा विदेशी व्यापार के लिए किया जाता होगा। निगमों और श्रेणियों को अपनी मुद्राएं बनाने की असाधारण शक्ति उस समय प्राप्त थी, अतः निश्चय ही उन्होंने व्यापारिक कार्यों को संपन्न कराने के लिए इन छापों का प्रयोग किया होगा। नष्ट होने वाली वस्तुओं पर दिए गए उनके विवरण घिस घिस कर यद्यपि अब नष्ट हो चुके हैं, किंतु कुछ प्रामाणिक संकेतों के द्वारा ये कहा जा सकता है कि इन छापों का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। यह सूचना कुमारगुप्त और बंधु वर्मा के समय मंदसौर शिलालेख से भी प्राप्त होती है। मायावी शिलालेख। मायावी शिलालेखों में मंत्र इत्यादि लिखे होते हैं। इनके नमूनों को भी सिंधु घाटी की मुद्राओं में देखा जा सकता है। पकी हुई कच्ची मिट्टी और मिट्टी के बर्तनों पर कुछ छापे लगी हुई है, वे भी कुछ सीमा तक यंत्रादि ही नजर आते हैं। कुछ मोहर लगी हुई पट्टियाँ हैं, इन्हें बीचों बीच छेदा गया है, संभवतः कपड़ों आदि के साथ लटकाने के लिए छेद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिन पट्टियों के एक और मोहर अंकित है उनका पिछला भाग बिल्कुल साफ है। इसे स्पष्ट है कि ये किसी चीज़ के साथ लगाई नहीं गई और उनका उपयोग व्यापार के लिए नहीं किया गया। कुछ पदार्थ ऐसे भी है जिनमें कई और मोहरें लगी है, केवल इन्हें तावीज या यंत्र के रूप में प्रयोग में लाया गया होगा। इसके अतिरिक्त वे किसी अन्य कार्य में नहीं लाई गई सकती। इन छापों के अर्थ को अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा जा सका है, अतः जब तक वे पढ़ी नहीं जा सके तब तक उनके विषय में निश्चिततः कह पाना कठिन है। इन पर देवताओं के नाम अंकित है और इन देवताओं की जानवरों की आकृति में पेश किया गया है। इन तावीज़ों पर हिरण, भैंस, ब्राह्मी, बैल, हाथी, बकरी, खरगोश, बंदर, मानव, छोटे सींग वाले बैल और शेर आदि पशुओं के चित्र हैं। कुछ देवताओं को चांद, यमराज, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा और दुर्गा के रूप में अंकित किया गया है। यंत्र और मंत्रों को धातु और भोजपत्र आदि पर भी लिखा गया है। धार्मिक और उपदेशात्मक शिलालेख। इनमें धार्मिक और नैतिक विवरणी देखने को मिलता है। सिंधु घाटी की कुछ मोहरों और पट्टियों को पूजा के लिए उपयोग में लाया जाता था। तावीज़ों के रूप में उनका व्यवहार नहीं होता था। अशोककालीन धार्मिक और उपदेशात्मक शिलालेख अपने ढंग के उत्तम उदाहरण हैं। अशोक के उपदेश धम्म लिपि के नाम से भी पुकारे जाते हैं। प्रशासनिक शिलालेख। अशोक के आदेश भी प्रशासनिक शिलालेखों के नमूने हैं। उसके शिलालेखों में से एक शिलालेख का उदाहरण इस प्रकार है: धम्म के प्रचार और अन्य कार्यों के लिए मेरे राज्य में प्रति 5 वर्षों में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक भ्रमण के लिए निकला करेंगे। सोगोरा के 3री शताब्दी ईसा पूर्व का ताम्रपत्र लेख प्रशासनिक शिलालेखों का अच्छा उदाहरण है। साथ ही जूनागढ़ की चट्टान पर अंकित रुद्रदामन प्रथम का शिलालेख भी अच्छी खासी प्रशासनिक सामग्री प्रदान करता है। उत्तर और दक्षिण से पर्याप्त संख्या में प्राप्त ताम्रपत्रों पर अंकित लेख अधिकाधिक संख्या में प्रशासनिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं और इन लेखों के द्वारा प्राप्त जानकारी बड़े ही महत्व की वस्तु है। हर्ष का बांसखेड़ा का ताम्रपत्र अभिलेख भी इसी पक्ष में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रशंसात्मक शिलालेख। प्रशंसात्मक शिलालेख भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनसे प्राय राजा की वंशावली, उनका नाम, राजा का पूर्व चरित्र, तत्कालीन राज्य जिसने युद्ध किया हो उस संबंध में, अंतर्राज्यीय संबंध, राज्य प्रणाली, राजनीतिक आदर्श, राजा की व्यक्तिगत योग्यता, उनकी संरक्षकता, उनकी दानशीलता और उदारता, उपमा संबंधी पौराणिक संकेत आदि प्राप्त होते हैं। यद्यपि इन शिलालेखों में लेखकों द्वारा राजाओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करने की मनोवृत्ति अनुचित है। प्रशंसा संबंधी शिलालेखों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है: विशुद्ध प्रशस्तियाँ और अन्य कारणों से युक्त प्रशस्तियाँ। अशोक के आदेश अपनी ही तरह के हैं। कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख इस प्रथम श्रेणी में आता है। इसमें विशुद्ध प्रशंसा है। साथ ही इसमें खारवेल के साहसी कार्यों का ब्यौरा कालक्रमानुसार भी मिलता है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, भी इसी श्रेणी में आता है।
प्रशंसा के साथ साथ अन्य सामग्री देने वाले शिलालेखों की संख्या अधिक है। प्राय प्रत्येक प्रलेख में राजा और उसके पूर्वजों के संबंध में बहुत कुछ मिलता है। उषावदात का नासिक गुफा शिलालेख, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख, गौतमी बलश्री का नासिक गुफा शिलालेख, चंद्र का मेहरुली लो स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ शिलालेख, स्कंदगुप्त का ही भीतरी स्थित पाषाण स्तंभ लेख, यशोधर्मन का मंदसौर पाषाण स्तंभ लेख, ईशान वर्मा के शिलालेख, पुलकेशिन द्वितीय के समय का ऐहोल शिलालेख, शांति वर्मा के समय का तालगुंड शिलालेख, वीर पुरुष दत्त के नागार्जुन कोंडा के शिलालेख, कुमारगुप्त द्वितीय तथा बंधु वर्मा के समय का मंदसौर शिलालेख आदि। मन्नत शिलालेख। मन्नत शिलालेख भी पर्याप्त संख्या में है। जो पट्टियाँ सिंधु घाटी से प्राप्त की गई है, हो सकता है कि उन पर इस श्रेणी के शिलालेख हो। इसके अलावा पिपरावा शिलालेख महात्मा बुद्ध की स्मारक मंजूषा है। हेलियोडोरस का बेस नगर स्थित गरुड़ स्तंभ शिलालेख भी इसी श्रेणी का है। कई एक समर्पणीय शिलालेख मूर्तियों और मंदिरों की स्थापना का भी परिचय देते हैं। इस संबंध में कुमारगुप्त द्वितीय और बंधु वर्मा के समय का मंदसौर शिलालेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ शिलालेख और पुलकेशिन द्वितीय के समय का ऐहोल शिलालेख प्रमुख है। उपहार संबंधी शिलालेखों की संख्या भी अधिक है। राजा और प्रजा दोनों को इस संबंध में पर्याप्त अवसर प्राप्त हुए। कुछ शिलालेख गुफा और तथा अन्य भवनों को साधु संतों के निवासार्थ दान में दिए जाने का उल्लेख करते हैं। कुछ शिलालेख स्थायी निधि के रूप में दान का हवाला देते हैं, जिस धन से गरीबों और ब्राह्मणों का निर्वाह होता था और मंदिरों में दीपक जलाए जाते थे। कुछ शिलालेखों में मंदिरों, मठों, ब्राह्मणों और विद्यालयों को भूमि तथा गांव का दान देने भी अंकित हैं। अभिनंदनीय शिलालेख ये जन्म, मरण तथा अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का पता देते हैं। अशोक का रुमिनदेही शिलालेख इसी प्रकार का है, जिसमें अंकित है देवताओं का प्रियदर्शी सम्राट बौद्ध धर्म ग्रहण करने के अनेक वर्ष पश्चात स्वयं वहाँ आया और उसने पूजा की। चूँकि शाक्य मुनि बुद्ध ने यहाँ जन्म लिया था, वहाँ उसने पत्थर की बड़ी दीवार और स्तंभ बनवाया। स्मारकीय शिलालेखों की एक बड़ी श्रृंखला कोल्हापुर के सेलर राजा, कल्याणी के चालुक्य राजा और राष्ट्रकूटों और यादवों का पता देते हैं। साहित्यिक शिलालेख। कुछ शिलालेखों का उद्देश्य साहित्यिक भी प्रतीत होता है। इस प्रकार के शिलालेखों में कविता और नाटक संबंधी ब्यौरा मिलता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित महानिर्वाण स्तूप के एक ताम्रपत्र में प्राप्त है, जिस पर 13 पंक्तियाँ लिखी है और बुद्ध के उदान सूत्र का वर्णन मिलता है। पत्थर और धातु के अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी लेख मिले हैं। अशोक कहते हैं कि उसने अपने आदेशों को इसलिए पत्थरों और शिलालेखों पर अंकित करवाया ताकि वे देर तक बने रह सकें। पत्थर पर लिखे लेख चट्टानों, स्तंभों, शिलाओं, मूर्तियों के आधारों, मूर्तियों के पृष्ठभागों, कलशों के किनारों तथा ढक्कनों, मंजूषाओं, त्रिपार्श्व स्फटिकों, मंदिरों की दीवारों, स्तंभधार गुफाओं आदि पर भी पाए जाते हैं। लेखों में प्राय ताम्र धातु का ही प्रयोग होता था। तांबे के पत्रों पर लिखे गए शिलालेखों को ताम्रपत्र, ताम्रपट्ट, ताम्र शासन पत्र आदि कहा जाता था। कहीं कहीं विषय के अनुसार इन्हें दान पत्र भी कहा जाता था। भूमि दानुदान प्राय ताम्रपत्रों पर ही अंकित किए जाते थे और इन्हें दान लेने वालों को दिया जाता था ताकि अधिकार पत्र की आवश्यकता को पूरा करें। फायान कहता है कि उसने बहुत से बौद्ध मठों में ऐसे ताम्रपत्र देखे जिनमें भूमि अनुदान का उल्लेख था। उनमें से कुछ तो बुद्ध के समय के थे। सोगोरा के मौर्यकालीन ताम्रपत्रों का अनुसंधान फायान के कथन का ही समर्थन करता है। विंसांग कहता है कि कनिष्क ने एक बौद्ध सभा बुलाई थी और इस सभा ने 3 भाष्य तैयार किए गए जिन्हें ताम्रपत्रों पर अंकित किया गया था। इन ताम्रपत्रों को पत्थर की मंजूषाओं में रखकर उन पर स्तूप बना दिए गए थे। ये भी कहा जाता है कि सायण का वैदिक भाष्य भी ताम्रपत्रों पर अंकित किया गया था। ब्रिटिश म्यूजियम में कुछ ऐसी पुस्तकों के नमूने भी मिलते हैं जिनके पन्ने कागज के न होकर तांबे के हैं।
छठी शताब्दी ईस्वी तक ताम्रपत्रों का प्रयोग लेखन कार्य के लिए प्राय कम किया जाता था, किंतु आगामी 6 सदियों में फिर से इनका प्रयोग होने लगा। ये ताम्रपत्र मोटाई और आकार में विविध प्रकार के थे। इनमें से कुछ तो इतने पतले थे कि इन्हें सुगमतापूर्वक मोड़ा भी जा सकता था, और कुछ बहुत मोटे। ताम्रपत्रों का आकार इन पर लिखे विषयों के अनुसार छोटा या बड़ा हुआ करता था। कभी कभी प्रलेखों को एक ताम्रपत्र पर अंकित न करके कई बड़े बड़े पत्रों पर अंकित किया जाता था। ऐसी अवस्था में छोटे छोटे बल्लों की सहायता से उन ताम्रपत्रों को जोड़कर उन्हें एक प्रकार से पुस्तक का रूप दिया जा सकता था, जो आसानी से खुल सकते थे। इन ताम्रपत्रों के आसपास पर्याप्त हाशिया भी छोड़ दिया जाता था। अगली कक्षा में मुद्रा विज्ञान न्यूमिस्मेटिक्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।